I'm not writing uses of convex mirror. That's in your homework. Okay. Uses of concave mirror भी दिया था ना आपको. But I want to explain it to you. तो आपको लिखना अपने आप से एंड ध्रुव इतना नहीं चलेगा. You have to do it again. I need little more explanation on it. Okay. तो फिर से लिखना. सबसे पहला जो यूज है वो है दैट कॉन्केव मिरर कैन बी यूज्ड एज अ शेविंग मिरर. ठीक है. देखो लिखना इसको मैं फिर से बता रही हूँ. यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. अपना लिखो, गूगल से चेक करके लिखो, थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी डालो, थोड़े नोट्स अपने भी बनाओ. तो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो जो एक्सप्लेनेशन में है वो भी आपके रिटर्न में होना चाहिए. ओके. तो शेविंग मिरर बोल सकते हैं, या फिर शेविंग मिरर ही क्यों बोले, हम मेकअप मिरर भी बोल सकते हैं फॉर गर्ल्स. ओके. तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहला और सबसे बहुत अच्छा यूज है ये, कि इसे एज ए सेविंग मिरर एंड एज ए मेकअप मिरर यूज किया जाता है. मैं आपको दिखा देती हूँ. तो कुछ इस तरह का होता है. इसके दो साइड्स होती हैं. एक साइड जो है वो प्लेन मिरर होता है और एक साइड जो है वो कॉनकेव मिरर होता है. अभी तक आपको बस ये पता था कि दो तरह के मिरर है. नाउ यू कैन रिमेम्बर कि एक साइड आपको इसके प्लेन मिरर मिलेगा. तो प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, जैसा आपका साइज है वैसा ही आपको सामने शो होगा, राइट. और अगर इधर में मेरे पास में कॉनकेव मिरर है तो मुझे कैसी इमेज दिखती है, जूम इमेज दिखती है. जूम हो जाती है इमेज, बड़ी हो जाती है हमारी. तो कॉनकेव मिरर को हम किस लिए यूज कर सकते हैं, सेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं. और मेकअप मिरर की तरह क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इमेज को, हमें तो वो कुछ नहीं कर सकता ना, हमारा तो जो साइज है वो रहेगा. तो हमारी इमेज के साइज को ये क्या कर देता है, एनलार्ज कर देता है. और एनलार्ज करने के क्या क्या ऑप्शन थे कॉनकेव मिरर में. कब कब इमेज जो है वो एनलार्ज होती थी. सो ये था, यहाँ पे क्या था, पी, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. जब आपने इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी थी तब भी एनलार्ज बनती है. ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो रखा था. जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब भी एनलार्ज बनता है. दो केसेस है जिन्हें अभी लर्न नहीं है, अभी समझ में थोड़ा कम आएगा. बट ये दो केसेस थे जिसमें इमेज क्या बनती है, एनलार्ज बनती है. आपको क्या लगता है जब आप शेविंग करते हो या मेकअप करते हो तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आप यूज करते होगे. सी है. हाँ, आप यूज करते हो ये वाला. मैं आपको रीजन बताती हूँ. इसकी इमेज कहाँ बनेगी जाके, सी और एफ की, यहाँ पे. और आप देख किस में रहे हो, मेरा. कुछ दिखेगा मिरर में, नहीं दिखेगा, राइट. तो मिरर में अगर कॉनकेव मिरर में अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो आपकी इमेज ही नहीं दिखती. क्यों नहीं दिखती इमेज, क्योंकि वो इमेज मिरर के सामने बन रही है. ये अगर आपका मिरर है तो आप ऐसे देख रहे हो मिरर में, और आपकी इमेज यहाँ कहीं बन रही है, यहाँ पीछे जाके. तो जब यहाँ इमेज बन रही है तो आपको इसमें क्या दिखेगा, मिरर में कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा. लेकिन जब एफ और पी का केस है तो इमेज कहाँ बनती है जाके याद करो, मिरर के पीछे बनती है. और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है. तब आपको दिखेगी, आप मिरर में देखोगे तो दिखेगा. तो इसलिए कॉनकेव मिरर में आपको अपना क्या करना पड़ता है, मिरर पास में क्लोज लाना पड़ता है आपको अपने, राइट. दूसरी बात ये कि अगर आप सी और एफ के बीच में बना भी लोगे, देखो ये दो ऑप्शन हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दो ऑप्शन में इमेज क्या बनती है, एनलार्ज बनती है. लेकिन फिर आपको अपना भी तो पर्सपेक्टिव देखना है ना, अपना बेनिफिट क्या है. अगर आपने अपने आप को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे. और ये कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड. पहली बात तो चलो मान लो बन भी रही होती है, आपको लग रहा था इसके अंदर, तो कैसी बनती, इन्वर्टेड. इन्वर्टेड इमेज में कैसे आप शेविंग या मेकअप कर लेते हैं, नहीं कर पाते, राइट. नहीं हो पाता. तो सी और एफ वाला केस आप नहीं ले सकते. ये वाले केस में ना तो आपकी शेविंग हो पाएगी और ना ही आपके मेकअप हो पाएगा. दोनों का रीजन यही है. एक तो ये आपको मिरर में कुछ दिखने वाला नहीं है क्योंकि इमेज बन रही है पीछे. कॉनकेव मिरर के सारे केसेस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं. और रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है. सामने बनती है मतलब मिरर में कुछ नहीं दिख रहा. सो अनटिल अनलेस यू गो बिटवीन पी एंड एफ, जब तक आप अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में नहीं रखोगे आपको मिरर में कुछ दिखने वाला नहीं. और जैसे ही आपको मिरर में दिखेगा आपको इमेज कैसी दिखेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड.
जो आपको मेकअप या शेविंग के लिए जरूरत है। ठीक, समझ में आया? सेकंड केस देखते हैं। सेकंड जो इसका यूज हम कर सकते हैं वो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। ये वाला देख। तो डेंटिस्ट के पास जो ये छोटा सा मिरर हमें दिख रहा है, दिस मिरर इज ऑल्सो है कॉनकेव मिरर। अगेन कॉनकेव मिरर में वही बात है, अगर आप चाहते हो कि आपको मिरर के अंदर इमेज दिखे, तो वो इमेज किसके बीच में रखी होनी चाहिए? पोल और फोकस के बीच में रखा होना चाहिए। और आपको जो इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी? एनलार्ज्ड होगी वो। इट विल बी ऑफ ग्रेटर साइज, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले तो जूम इन करके मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। और वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी। मतलब अच्छा है ना, सीधी इमेज दे रहा है, ये नहीं कि उल्टी दे रहा है फिर हम उसको ऐसे उल्टा करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं। और एनलार्ज दे रहा है, बड़ी इमेज दे रहा है। पर डेंटिस्ट को करना क्या पड़ेगा? इट हैज टू कीप योर टीथ बिटवीन पोल एंड फोकस। तो उस ये जो मिरर है उसको टीथ के पास ले जाना पड़ेगा, दूर रखेंगे तो नहीं दिखेगा। गेट इट? दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट था, डिफरेंट नहीं था। तो ये डेंटिस्ट मिरर में भी कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। टॉर्च में गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट्स ऑफ कार, इसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब इसमें देखो कॉनकेव मिरर का यूज हो कैसे रहा है। पहले हम टॉर्च बनाते हैं। आपने देखी है टॉर्च? हाँ, आजकल तो यूज ही नहीं होती। हाँ, फोन के फ्लैश लाइट से काम चल जाता है, इसलिए आई वॉज नॉट श्योर कि आपको पता होगा टॉर्च क्या है। कुछ ऐसा मान लो, है ना, ये बीच में क्या लगा होता है? ये बल्ब लगा होता है बीच में, है ना, बीच में बल्ब लगा है। इसका जो ये सरफेस होता है ना, आपने टॉर्च आगे से देखी है कभी सामने से? सामने से जब टॉर्च देखोगे तो ये सरफेस कैसा होता है? तो ये टॉर्च है, ये टॉर्च के यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, ये देखो ये बल्ब लगा हुआ है। और इसका मैं ये वाले सरफेस की बात कर रही थी। ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस कैसे कलर का है? सिल्वर कलर का है। मिरर की पॉलिश हम किस कैसे कलर की कर रहे थे? सिल्वर कलर की। तो बेसिकली ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस क्या है? ये कॉनकेव मिरर है। ये सरफेस कॉनकेव मिरर है। ओके, गेट इट? सरफेस क्या है? कॉनकेव मिरर, है ना। तो दैट विल बी यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर कौन है इसमें? वो जो आपको सिल्वर चीज दिख रही है, जो आपको सिल्वर दिख रहा है ना, दैट इज योर रिफ्लेक्टर। और एक हमारे पास क्या है? बल्ब है। दो चीजें हैं। अब देखो होता क्या है। ऐसे बनाते थे हम, ऐसे ही बनाएंगे कॉनकेव मिरर। ये पोल और ये फोकस। करते क्या है हम, जो हमारा बल्ब है ना, वो हम फोकस पे रखते हैं। बल्ब को कहाँ रख दिया हमने? फोकस पे। फोकस पे जब बल्ब को रखोगे तो सारी लाइट रेज किस पे जाएंगी? मिरर पे। और फोकस से अगर लाइट रेज मिरर पे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी? ये समझो आप कि जब आपकी रेज पैरेलल जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। और जब रेज आपकी फोकस से आ रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? पैरेलल जाएगी। समझ लो, अगर रेज पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। अगर रेज फोकस से ही आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएंगे? पैरेलल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बल्ब है, वो हमने कहाँ रखा है? फोकस पे रखा है। जैसे ही हमने इसे फोकस पे रखा, वैसे ही सारी लाइट रेज फोकस से किस पे जा रही है? मिरर पे जा रही है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन सब क्या जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। तो ये क्या चले जाएंगे? सब पैरेलल चले जाएंगे। तो बस यही हमारा कंसेप्ट है टॉर्च में, कि ये सारी लाइट रेज पहले क्या करेंगी? दे विल ऑल रिफ्लेक्ट ऑन दिस मिरर
एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मिरर क्या करेगा, उसको सबको एक एकदम डायरेक्शन पैरेलल ट्राई करेगा, पैरेलल इनको बाहर निकालने का। ओके। सिमिलरली आपकी गाड़ी की हेडलाइट में होता है। ये देखो, ये कार की हेडलाइट है। एक ऊपर में ये ग्लास लगा है जो आपको दिख रहा है, जो सबसे ऊपर लगा होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं ऊपर से। उस ग्लास की बात नहीं कर रहे हम। वो ग्लास क्या है? दैट इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। वो बस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे। आपको इसके अंदर एक सिल्वर कलर की पूरा वो दिख रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर दिख रहा है। अंदर में हर कार में अंदर में एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर रिफ्लेक्टर है ना, आपने देखा होगा कि सिल्वर होता है। जितनी महंगी कार होगी उतना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द, दैट्स वाई जब कार एक्सपेंसिव होती है तो यही चेंजेस उनमें जो है वो आने लगते हैं। तो ये सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लगा होगा आपकी कार में। और इस सिल्वर रिफ्लेक्टर के कैसा होगा ये सिल्वर रिफ्लेक्टर आपका? इट विल बी ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं वो अंदर में। और इस कॉनकेव मिरर का जो बल्ब होगा इसका, वो कहाँ रखेंगे फोकस। बताओ? इसके फोकस पे सेट करते हैं एकदम। और जितनी एक्सपेंसिव कार होगी उतना अच्छा सेटिंग होगी। बस ये, थोड़ी कम एक्सपेंसिव कार है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आपका फोकस पे सेट ना हो। जितनी एक्सपेंसिव कार होगी प्रिसीजन उतना अच्छा होगा, फोकस उतना अच्छा होगा। एकदम फोकस पे सेट करते हैं। सारी लाइट रेज पहले किस पे जाती हैं? कौन? रिफ्लेक्टर पे जाती हैं। एंड आफ्टर रिफ्लेक्टर कहाँ निकलती हैं? बाहर निकलती, पैरेलल निकलती हैं। यही आपको इससे क्या निकलती मिलती है? एक बीम ऑफ लाइट मिलती है। राइट, दिस इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। इसका कंसेप्ट समझ में आया? तो टॉर्च और हेडलाइट में आपको जो पीछे जो रिफ्लेक्टर दिख रहा है सिल्वर कलर का, दैट इज योर मिरर। और जो बल्ब है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है आपका? कहाँ रखा गया है? फोकस पे रखा गया है, टॉर्च और हेडलाइट के केस में। वही अगर हम डेंटिस्ट मिरर की बात करें या सेविंग मिरर की, तो उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखना चाहते हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस। वाई? बिकॉज वी वांट अवर इमेज टू बी एनलार्ज्ड, वर्चुअल। इसलिए हम उसको पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। तो जहां जैसा यूज है वैसे हम मिरर को क्या करते हैं? यूज करते हैं। कौन सा हो गया ये? थर्ड यूज था ना, ये लिखा है आप लोगों ने ये वाला यूज। तो अब आप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। हाँ, टीवी डिश एंटीना, ये आपको पता है? देखो, कौन सा टीवी डिश एंटीना, ये देखा है? ये आपका डिश एंटीना है। इस डिश एंटीना का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज अ रिफ्लेक्टर। ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर है। तो ये क्या आपका काम कर रहा है? एज ए कॉनकेव मिरर मिरर। इट इज वर्किंग। इसमें पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो मैम जो सिग्नल्स आते हैं वो सीधा आके इस पे स्ट्राइक करते हैं। जब इस पे स्ट्राइक करते हैं क्योंकि कॉनकेव है, कि जब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं वो जो भी माइक जैसा है उस पे जाके सब हिट करते हैं तो उससे सिग्नल्स आते हैं। है ना? कंसेप्ट तो कुछ ऐसा ही है, थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। आप ये मान रहे हो कि जो टाटा स्काई है ये आपकी बिल्डिंग में आपके घर पे लगा हुआ है, ऐसे कहीं लगा है? और जो सिग्नल है वो कहाँ से आ रहे हैं? आसमान। स्काई से, है ना? उतना सैटेलाइट से या वहां से तो हम लोग पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर सिग्नल वहां से आ रहे हैं, कैन आई से दैट सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी? यस। कह सकते हैं, क्योंकि उतनी दूरी को हम इंफिनिटी मान के चलते हैं। तो इसका मतलब जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं सब कैसे आ रहे हैं? मान लो कि पैरेलल आ रहे हैं, है ना? क्योंकि उतनी दूर से जब सिग्नल आते हैं तो आप ये मान के चलो कि सब आपके लिए क्या है? पैरेलल है। पैरेलल अगर सिग्नल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्टर कहाँ से पास होगा? फोकस। फोकस से पास होगा। तो ये सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाने वाली हैं। तो ये जो आपने कलेक्टर लगाया है, जो भी सिग्नल कलेक्टर है, इसको जो भी बोलते हो, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट ये सारे सिग्नल को कलेक्ट करने वाला है ना। जितना भी सिग्नल आएगा सबको इसका काम है कलेक्ट करना। तो इसको कहाँ लगाओगे?
इसको एट फोकस। इसको फोकस पे लगाना। तो ये कहाँ होना चाहिए? फोकस पे होना चाहिए, ताकि जितने भी रेज आएंगी सबको क्या कर देगा, वहां पे जाके उस पे हिट कराना उसको। बस यही काम करना। उल्टा ही जो हम उसमें कर रहे थे, कार की हेडलाइट में। कार की हेडलाइट में बल्ब फोकस पे लगा था, इमेज लाइट सारी रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली जाती थी। इसमें सारे पैरेलल लाइट रेज आती हैं और हिट करके फोकस से चली जाती है। तो एक ही मिरर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज कर रहे हैं। एक और है, फिफ्थ, सोलर एनर्जी के लिए भी यूज होता है, लिखा है आपने ये। सोलर फर्नेस बोल लो। इसमें कैसे यूज हो रहा है? इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक कॉनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर लिया है बेसिकली। तो जितनी भी लाइट रेज आ रही है सन की, वो सब क्या मान लो पैरेलल आ रही है। दे आर ऑल कमिंग पैरेलल, ठीक है वैदिक? क्या होगा आप बोलो? और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होंगी? फोकस से। और ये फोकस पे इनने क्या रख दिया? एक पैन रख दिया उन्होंने। अब इस पैन को वो क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब इस पैन में आप वाटर बॉईल कर लो, मिल्क बॉईल कर लो, मैकरोनी बना लो, जो बनाना है आप बना सकते हो। तो ऐसा कॉनकेव रिफ्लेक्टर जो वो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो, छोटा सा। हाँ, इसमें वो चाहिए फिर कुछ सिस्टम कि आप किसी तरह से इसकी लाइट को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको, है ना? बट बनाया जा सकता है ऐसे, चल जाएगा एक जगह, क्योंकि इतनी सारी लाइट रेज को आप फोकस कर रहे हो एक जगह पे, तो इट्स वेरी हीट। ठीक है, तो ये सोलर फर्नेस का कंसेप्ट था। हो गया। ये सारे मिरर थे हमारे, ये सारे यूजेस थे हमारे कॉनकेव मिरर के। लेट्स सी सम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लिखे हैं आपने? यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला है ये रियर व्यू मिरर में यूज होता है। रियर व्यू मिरर क्या होता है मैंने? नहीं, रियर व्यू मिरर देखा है आपने उसको? तो ये जो रियर व्यू मिरर है आपका, ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। देखो, क्या वो इन्फिनिटी का केस है? इन्फिनिटी का केस नहीं है। ये क्या पता क्योंकि डिस्टेंस, जो कार्स आपके पीछे चल रही है, दे आर नॉट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम। ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होगा एटलीस्ट यू हैव टू गो टू द कार्स ट्रेवलिंग इन आगरा और अदर प्लेसेस, है ना? हाँ बेटा, इसमें सी का कंसेप्ट ही नहीं है। बिटवीन ये इंफिनिटी पोल एंड है, पोल। इधर सेंटर है और इधर फोकस है। वो कंसेप्ट ही नहीं है, सब कुछ बिटवीन मिरर के इंफिनिटी एंड सामने। पोल। आपकी जो कार्स है वो कहाँ चल रही हैं? इधर इंफिनिटी चल पोल के रही है, बीच। इधर चल रही है, राइट? और ये आपका रियर व्यू मिरर है, आप इस तरफ जा रहे हो, यू आर गोइंग दिस साइड। ये आपका रियर व्यू मिरर है। तो ये जो कार्स है आपके लिए, दे आर नॉट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दे आर बिटवीन पोल एंड पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी, बीच में कहीं। तो जितनी भी इमेजेस ये ऐसे आ रही थी, उनके साथ आपने क्या किया था? वो ऐसे ऊपर चली जाती इसका कंसेप्ट, इसका वो देख लो, ऐसा हो रहा था। है। तो अगर यहाँ एक कार रखी है, ये आपकी कार का रियर व्यू मिरर है, दिस इज योर कार रियर व्यू मिरर। ओके, और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरी कोई कार है, राइट? तो ये कार आपके मिरर से कितनी दूरी पे है? इंफिनिटी और पोल के बीच। मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, पता नहीं कितनी दूर है। क्या इमेज भी उतनी दूर बनी है? नहीं। नहीं बनी ना। इसीलिए उस पे लिखा रहता है दैट, क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर। आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा होता है है ना? दो लाइन में। हाँ, यही लिखा होता है, नहीं देखना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऐसा क्यों लिखा है? एक्चुअल में देखा, ठीक है, ऐसा दिखता होगा उसमें। आपको इमेज जो है वो जो दिख रही है, क्या डिस्टेंस आपको सही नजर आ रहा है? नहीं,
यहाँ पे इमेज कितनी दूर, ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, बहुत दूर था। इसके अंदर कैसा दिख रहा है, हमें पास दिख रहा है। लेकिन जब आप मिरर में देखोगे तो आपको मे बी ये लग सकता है कि ये बहुत दूर है, और मे बी ऑब्जेक्ट क्या हो, आपका पास में हो। इसलिए वहां पे वो लाइन लिखी रहती है दैट क्या, ऑब्जेक्ट्स इन द ऑब्जेक्ट्स इन मिरर। द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है। और दूसरा, अगर ये इतनी बड़ी कार है, आपको अपने मिरर में कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। तो छोटा ही देखना चाहते हो, राइट। और भी पीछे ट्रक होंगे, और ट्रैफिक होगा। ये सारा ट्रैफिक आपको इतने से कैमरे में दिख जाएगा अपने, राइट। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर यूज करते तो पॉसिबल था ये, नहीं। कॉनकेव मिरर में तो पता नहीं क्या होता रहता, कभी यहाँ पे इमेज बन जाती जाके, कभी यहाँ इमेज पीछे बनती। गाड़ी गाड़ी दिखती और जब गाड़ी एकदम पोल और फोकस के बीच में आती, है। तब आपको दिखता अपने रियर व्यू मिरर में कि हाँ ये एक बड़ी सी गाड़ी आ रही है। और तब तक आप देख के करते क्या उसको, राइट। और उससे पहले तो आपको दिखता ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये सारी इमेजेस क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये आपकी मिरर में नहीं बन रही। तो आपको लगेगा कि रोड बढ़िया एकदम खाली चल रही है, और अच्छे से चलते रहो। क्यों? क्योंकि जितनी भी इमेजेस है वो एक भी मिरर में नहीं बन रही। कहाँ बन रही है इमेजेस? मिरर के सामने बन रही। कोई यहाँ स्क्रीन रखे तो उसे दिखाई दे, वहां तो आप स्क्रीन रखोगे नहीं। और आपके मिरर में क्या दिखाई देगा, एकदम एम्प्टी, कुछ भी नहीं, एकदम खाली। जैसे ही यहाँ फोकस और पोल के बीच में कोई कार आई, अचानक से पिक्चर। तब आपको दिखाई देगी कि हाँ बहुत बड़ी कार है। और कार भी बहुत बड़ी नजर आएगी, क्यों? क्योंकि ये आपको एनलार्ज्ड इमेज दिखाता है। तो क्या कॉनकेव मिरर अच्छा है रियर व्यू मिरर के लिए? नहीं। कौन सा मिरर अच्छा है? कॉन्वेक्स मिरर अच्छा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या, वाइड व्यू देता है आपको। क्या देता है? ज्यादा जगह को कम जगह में छोटा सा करके आपको दिखा देता है। दैट्स व्हाट यू नीड, राइट। सेकंड यूज था। वो पार्किंग वाला याद है आपको? पार्किंग में लगा रहता है, देखे ये वाले? बस यही पे। ये कौन सा, ये पार्किंग मिरर है। पार्किंग मिरर क्या है, आपको एक वाइड व्यू दिखाता है। तो कोई भी अगर सामने से आएगा, तो उसको सामने की रोड वगैरह जो है ना, ये देखो ये रोड वगैरह पूरी नजर आती है। तो दे नो कि सामने कोई ट्रैफिक है, कोई कार है, कोई बच्चा तो नहीं है। अगर वो हुआ, तो अपनी कार को जो है वो थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए पार्किंग लॉट में जो यूज होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। आपकी बार मॉल वगैरह जाओगे, और यहाँ पे जब आप एंट्री करते हो, तो एंट्री पे भी आपको एक मिरर दिखता है, दैट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। मॉल में जाओगे तो मॉल की पार्किंग में जो मिरर आपको दिखते हैं वो भी कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो ये यूजेस हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के। गेट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय spherical mirrors. साइन कन्वेंशन है फॉर स्फेरिकल मिरर्स, एंड इट्स वेरी 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 गुड। कन्वेंशन होता क्या है? इतने सारे कन्वेंशंस होते रहते हैं, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। जब भी बहुत इंटेलिजेंट कुछ पीपल, दे गैदर टुगेदर एंड दे डिस्कस समथिंग, दैट इज नोन एज कन्वेंशन, है ना। तो कोई एक टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कभी कभी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो जैसे इन्वायरमेंट के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करना है, किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है, कन्वेंशन होती है। ये क्या है, साइन कन्वेंशन। ऐसे ही, और कन्वेंशन होता क्यों है? क्यों मतलब पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स होते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे डिस्कस समथिंग, व्हाई? कोई प्रॉब्लम हो, टू गेट एवरीथिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सॉल्यूशन निकालना है, यस। बट सॉल्यूशन तो हर कोई अपनी अपनी कंट्री में भी निकाल सकता था ना। पेरिस अपने यहाँ कर लेते, इंडिया अपने यहाँ कर लेता, ऐसा हो सकता था, राइट। इंडिया अपने यहाँ कर लेते, और पाकिस्तान अपना सोच ले कि हमें क्या करना है उसके क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। एवरी कंट्री कैन डू इट्स ओन। फिर उनके कन्वेंशंस क्यों होते हैं? क्योंकि वरना
सब लोग सेम बात में नहीं चल रहे हैं, हाँ, सब लोग सेम नहीं है। क्योंकि अगर सब एक चीज फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। एक ने अपने कन्वेंशन में सोच लिया कि हम तो CO2 का एमिशन जो है ना वो कम करेंगे, ठीक है। इंडिया ने सोच लिया कि हमें तो डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, हम बढ़ाएंगे, हम CO2 ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर दो कंट्रीज इस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स ले लेंगी तो क्या काम करेगा? नहीं। नहीं करेगा ना। क्योंकि एक ने सोच लिया कि हम CO2 कम करते हैं, एक ने सोच लिया कि हमें डेवलपमेंट करना है तो हम CO2 बढ़ा लेते हैं। तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। या फिर उल्टा भी हो सकता है, क्या पता इंडिया ये डिसाइड कर ले कि हम CO2 का एमिशन कम करेंगे, और मे बी जो दूसरी कंट्रीज हैं, US हो गया, UK हो गया, दे डिसाइड कि नहीं, हम वी आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी रिमेन टू बी डेवलप्ड, हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें, तो हम अपना CO2 का एमिशन कम नहीं करेंगे, हम उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से हम चल रहे थे। तो अगर वो उसी स्पीड से चलते रहेंगे, उतना ही एमिशन करते रहेंगे, तो दूसरी कंट्रीज अगर अपना एमिशन कम भी कर दें तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि वैसे भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया तो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में ही आता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पहले तो CO2 का एमिशन था ही नहीं ना, बहुत कम था हमारा CO2 एमिशन, बिकॉज वी वर नॉट डेवलप्ड, हम उतनी इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे थे, वी वर नॉट मैन्युफैक्चरिंग दोज मेनी थिंग्स, हमारे पास इतनी कार्स नहीं थी जितनी आज की डेट में है। तो जब वो सब, इतने एसीज नहीं थे लोगों के पास जितने आजकल हैं, तो वो सबसे CO2 का एमिशन कम था। हम्म। तो मेन जो अगर क्लाइमेट का प्रॉब्लम आया है तो आया कहाँ से है, किन कंट्रीज से इधर। आया? डेवलप्ड कंट्रीज से आया। मेन जो प्रॉब्लम आया वो किससे आया? डेवलप्ड कंट्रीज से आया। क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट किया था, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी, उन्होंने, उनके यहाँ पे हर किसी के पास कार थी, हर किसी के पास AC था। तो क्लाइमेट का प्रॉब्लम आया डेवलप्ड कंट्रीज से था। लेकिन आज की डेट में अगर ये सोचा जाए कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगी तो क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने एक बार को मान भी लिया कि चलो हम CO2 का एमिशन कम कर देंगे, और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया और जो बाकी कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने, हाँ जापान हो गया, जापान तो आई थिंक डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, आई गेस, डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि नहीं हम तो बढ़ाएंगे, तो क्या क्लाइमेट कंट्रोल होगा? नहीं होगा। सो इफ यू वांट कि कोई चीज फॉलो हो, कोई रूल बने, और वो रूल फॉलो हो बाय एवरीवन, तभी तो वो काम करेगा, तभी तो वो रूल काम करेगा। उसके लिए क्या करने पड़ते हैं हमें? कन्वेंशंस करने पड़ते हैं। तब कन्वेंशंस में क्या होता है, वर्ल्ड के सारे लीडर्स, एवरी कंट्री लीडर्स, दे कम टुगेदर, दे डिस्कस एंड दे कम ऑन द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। वो सब एक रूल और रेगुलेशन पे एग्री करते हैं कि ठीक है हम सब मिलके ये करेंगे, ऐसा होता है, उसको कन्वेंशन बोलते हैं। जैसे आप यही मान लो, इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हम डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करेंगे, तभी तो ठीक था। नहीं तो एक कार माइल्स में डिस्टेंस दे देती कि आज आपने इतना माइल ट्रेवल किया है, और एक 1 किलोमीटर में दे देता। एक का मन कर रहा है मीटर में देने का, वो मीटर में दे रहा है एक कार, दूसरी कार आपको हेक्टोमीटर में बता रही है कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या सही रहता? नहीं। तो ये कैसे डिसाइड हुआ होगा कि सारी कार्स में, सोचो कि किलोमीटर में ही क्यों दिखाता है इंडिया में, इंडिया में ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ भी एक कन्वेंशन हुआ होगा इंडिया के लिए कि भाई देखो, तुम जैसी भी कार बनाते हो अपनी कंट्री में, डजेंट मैटर, हमारी कंट्री के लिए कार बनेगी तो डिस्टेंस किस में होगा? किलोमीटर में। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एक कार माइल में मिलती, 1 किलोमीटर में मिलती, आप कंफ्यूज रहते, है ना। अभी जो इंडिया और US में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां जाओ तो हर चीज माइल्स में होती है, फिर माइल्स में समझ नहीं आता है कितना ट्रेवल कर लिया कितना नहीं कर लिया। ऐसे टाइम का कैसे डिसाइड हुआ? टाइम का तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है टाइम का ज्योग्राफी में? ग्रीनविच मीन टाइम पढ़ा है, GMT, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। इसमें क्या हुआ था? ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा। ज्योग्राफी में मान लिया गया था कि हमारी अर्थ है, अर्थ में लंदन से
जो लाइन पास हो रही है उसको 0 डिग्री मान लिया था। हम्म, अब बताओ क्या जरूरी था कि लंदन से जो पास हो रही थी उसी को 0 डिग्री माना जाए? वहीं पे ऐसा कोई जरूरी नहीं था, पर उसको ही क्यों माना गया 0 डिग्री? ना, वहीं पे इसका क्योंकि जो कन्वेंशन था वो वही हो रहा था, हम्म, एंड दे वर द फर्स्ट वन टू डू इट। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम सबको पूरे इसको वर्ल्ड को टाइम जोन्स में डिवाइड करेंगे, विल डिवाइड इट इनटू टाइम जोन्स, उन्होंने सोचा। तो उन्होंने जब कन्वेंशन किया उन्होंने ये मान लिया कि हम लंदन से जो लाइन पास करेंगे उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। और एक बार कन्वेंशन डिसाइड हो गया तो पूरे वर्ल्ड ने उसको क्या किया है, फॉलो किया, राइट? तो कन्वेंशन क्यों चाहिए होता है? नहीं तो कोई तो बोलता कि किसी के अकॉर्डिंग दुबई जो है वो 2 आवर्स आगे हो जाता, और किसी के हिसाब से दुबई जो है वो 4 आवर्स पीछे हो जाता। अभी आप किसी से भी पूछ लो पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया से दुबई का टाइम जोन कितना डिफरेंस है, सब एक ही आंसर करेंगे आपको कि इतना डिफरेंस है। और अगर ऐसा कुछ नहीं माना गया होता तो सबका आंसर अलग होता। कोई कहता है इतना डिस्टेंस है, कोई कहता है इतना डिस्टेंस है, हर चीज तो मानी जाती है ना। ये किसने मान लिया कि 1 रुपए में 100 पैसे होंगे? ये भी तो कन्वेंशन हुआ, तब माना गया। नहीं तो पूछ लो कि क्यों भाई, क्यों 100 ही क्यों लिया? 1 रुपए में 10 पैसे ले लेते, ले सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा चाहा होता तो वो कर सकते थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो उनकी मर्जी थी। $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100 सेंट्स होते हैं। $1 में 100 सेंट्स है, ₹1 में 100 पैसे हैं। तो ये भी कैसे हुआ होगा? हम्म, कन्वेंशन से। जो भी लीडर्स हैं, जो भी इंटेलिजेंट हैं, जो उस टाइम पे लीड कर रहे थे, दे केम टुगेदर एंड दे डिसाइडेड समथिंग। और जब उन्हें कुछ डिसाइड कर लिया देन द होल वर्ल्ड हैड फॉलोड दैट। और हम आज तक वो चीज फॉलो करते आ रहे हैं, अनटिल अनलेस समवन चेंजेस। जब तक कोई इसे चेंज नहीं कर देता तब तक ये सारे कन्वेंशंस क्या हो रहे हैं, आपके फॉलो हो रहे हैं। तो इतने सारे कन्वेंशन के आपको एग्जांपल दे दिए। पहला इन्वायरमेंट का दिया, कन्वेंशन किया, कोई रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं तो सोच रहे हैं कि सब फॉलो करें, सब फॉलो करेंगे तो काम चलेगा। पेट्रोल के साथ भी होता है, यस। पेट्रोल के लिए अलग अलग ये है, यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सब के अलग अलग वो बने हुए हैं, ग्रुपिंग है इनकी। बट इनके ग्रुपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रशिया नेवर एग्रीज। तो वो प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक क्रूड ऑयल के रेट पे आ नहीं पाते। बट क्रूड ऑयल का रेट भी ऐसे ही डिसाइड होता है। क्रूड ऑयल का रेट भी जब डिसाइड होता है तो कन्वेंशन से डिसाइड होता है कि इतना रखेंगे। तो ये भी एक कन्वेंशन है। तो सब जगह क्या है, कन्वेंशन चल रहा है हर चीज में। हाँ, स्कूल का स्कूल टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग भी एक तरह कन्वेंशन है। जो हमारा सीबीएसई है वो क्या कर देते हैं, वो डिसाइड कर देते हैं। अब किसने डिसाइड कर लिया कि प्राइवेट स्कूल जो है वो मॉर्निंग में होंगे? बट हो गया डिसाइड, तो मॉर्निंग में चल रहे हैं। पहले गवर्नमेंट स्कूल इवनिंग में भी होते थे। हाँ, ये वही वाली हाँ, स्कूल कहीं कहीं पे, अपने तो गवर्नमेंट स्कूल अभी भी है ना जो आफ्टरनून में भी चलते हैं, दे स्टार्ट एट 12 o'clock, फिर 12 से 4 PM तक या 5 PM तक ऐसे चलते हैं। लेकिन किसी ने डिसाइड कर लिया कि प्राइवेट स्कूल जब वो मॉर्निंग में होंगे तो हो रहे हैं, कोई चाहे तो चेंज कर ले, इवनिंग में रख ले। बट इवनिंग में बच्चे वैसे ही नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, रात में हो। मस्ती में हाँ। ठीक है। एनीवेज, हम देखना चाह रहे थे साइन कन्वेंशन। हम्म। तो साइन कन्वेंशन में क्या हुआ होगा? बहुत अगेन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो थे वो सब बैठे होंगे और उन्होंने कहा होगा कि देखो हम ये रूल बना रहे हैं एंड लेट एवरीवन फॉलो दिस, ताकि हर जगह क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। सब ऐसा ही करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो एक बुक में कुछ लिखा होगा, एक बुक में कुछ और लिखा होगा, और बच्चे पढ़ पढ़ के कंफ्यूज होते रहेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। अभी आप देखो, आप एनसीईआरटी की बुक उठा लो, आप किसी बाहर कंट्री की कोई बुक उठा लेना, सब कुछ सेम मिलेगा आपको। सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट? तो देखो साइन कन्वेंशन में क्या क्या डिसाइड हुआ। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट,
इज ऑलवेज प्लेस्ड, इज ऑलवेज प्लेस्ड। देखो ये लिखने को कभी नहीं आता है, ओके, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। और इसके बेस पे आपके ये होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इसका क्या मतलब है? तो जैसे अगर देखो हमने जितने भी, आप याद करो जितने भी मैंने डायग्राम्स आपको बनवाए हैं, सब में ऑब्जेक्ट इधर रखा है हमने। क्यों रखा? इसीलिए मैंने पहले ही आपको कन्वेंशन फॉलो करा दिया था। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। अगर ऐसा भी बना तो ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? लेफ्ट। ये ऐसा इन्होंने बोला था कि अच्छा रहेगा, एक सेम चीज फॉलो करेंगे तो इट विल बी इजियर। और देखो आप सबने सारे जो डायग्राम्स बनाए हैं वो ऐसे ही बनाए हैं, राइट। सेकंड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? लेफ्ट में रखना है ऑलवेज। ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस लिख लो, ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसका क्या मतलब है? देखो ये क्या है आपका, ये पोल है, वैदिक लुक हियर। ये क्या है आपका? पोल है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इफ आई वॉन्ट टू नो कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, तो मुझे मेजर कहाँ से करना पड़ेगा? पोल से लेके पोल से। ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें पॉइंट तो फोकस भी है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करके बोल सकता है ना 1 मीटर, 1 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई फोकस से बोल सकता है 10 मीटर फ्रॉम फोकस। एंड समवन कैन से कितना होगा, नहीं 10 20 21 मीटर, 21 मीटर फ्रॉम पोल, राइट। तो कितने डिस्टेंसेस मेजर किए जा सकते थे? 3 डिस्टेंसेस मेजर किए जा सकते थे। हम कौन सा मेजर करेंगे? पोल वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो कहाँ से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है, बस इतना याद रखना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। जैसे इमेज जो है वो यहाँ भी तो बनी थी एक केस में। अगर इसका डिस्टेंस मेजर करना है कि इमेज कहाँ बनी है, कहाँ से मेजर करोगे? पोल से। पोल से मेजर कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर लिख लेना, सही रहेगा। लेफ्ट इज इक्वल टू नेगेटिव। जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर करोगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। मतलब ये क्या है? -21 मीटर, राइट। और जितने भी डिस्टेंस आप राइट में मेजर करोगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो राइट में डिस्टेंस क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो एक तरह देखा जाए तो अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो पी क्या है आपका? ओरिजिन। पी इज योर ओरिजिन। तो पी के राइट में सब क्या है? पॉजिटिव। और लेफ्ट में सब क्या है? हाँ, कार्टेशियन ही है। और लेफ्ट में सब क्या है? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने। लेफ्ट में जाओगे नेगेटिव रखना, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव रखना। थर्ड, ऑल वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। वर्टिकल डिस्टेंस कौन से होते हैं? ये ऑब्जेक्ट रखा है, व्हाट इफ आई वांट टू नो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो हाइट कैसे मेजर करोगे? ऐसे मेजर करोगे ना। तो कहाँ से मेजर होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लो आपका जो है ना एक इमेज बनी है इधर ऐसे करके, ये कहाँ से मेजर करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी के अंदर लिख लो, अगर अपवर्ड मेजर करोगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड करोगे तो नेगेटिव। इजी। सारा साइन कन्वेंशन मैंने तो 3 में ही खत्म करा दिया। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या कहाँ रखना है? लेफ्ट ऑफ द मिरर में। कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? पोल से। और अगर लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव, राइट में होगा तो पॉजिटिव।
तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। इतनी सी तो बात है। ये आप मुझसे एंड तक पूछते रहोगे यही बात, एग्जाम जब तक नहीं हो जाता। अब हम आते हैं फाइनली मिरर फॉर्मूला पे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। वो सब याद नहीं। फोकल लेंथ। यू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से होता है डिस्टेंस बोलो? पोल से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। आ सकते हैं। मैग्निफिकेशन। आप क्या मतलब समझते हो मैग्निफिकेशन? जूम एंड किसी चीज को जूम करके देखना। अब जैसे आपको बोला जाए 100 टाइम्स जूम है, 200 टाइम्स जूम है या 10 टाइम्स जूम है, सो डू यू गेट द आइडिया कि क्या कितना जूम चल रहा है ना, कि क्या चीज कितना है। तो यहाँ पे भी हम मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट को कितना जूम करके दिखाता है। अब मैग्निफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट को सिर्फ जूम इन करके दिखाए। जूम इन मतलब क्या होता है? बड़ा करना, एनलार्ज करना। मैग्निफिकेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट को कितना जूम आउट करके दिखाता है, मतलब कितना डिमिनिश करके दिखाता है। तो हमारे में जो मैग्निफिकेशन है इसके दोनों मीनिंग होंगे। ठीक है। मैग्निफिकेशन आपको ये भी बताएगा कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स है, जो भी है, वो किसी चीज को कितना एनलार्ज कर देते हैं या किसी चीज को कितना डिमिनिश कर देते हैं। वो क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन। ये तो इसका मीनिंग है, कैजुअल मीनिंग, कि हमें जो समझ में आना चाहिए। फिर इसका थोड़ा सा बुकिश देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन gives the relative extent to which the image of an object to which the image of an object is magnified with respect to ऑब्जेक्ट साइज। इमेज कितना मैग्निफाइड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो आपको क्या बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है। इट इज डिनोटेड बाय एम। It is denoted by m. M is equals to height of image is denoted by h dash and divided by height of object. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को फिर हम h लिखते हैं इसे। तो शॉर्ट में देखा जाए तो m क्या हो गया? h डैश अपॉन h। कुछ लोग जो है वो इसे एच आई अपॉन एच ओ भी लिखते हैं। एच आई मतलब हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, एच आई अपॉन एच ओ तो है ही। इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। लास्ट टॉपिक है आज का, सिग्निफिकेंस ऑफ। सिग्निफिकेंस करके लिख लेते हैं, आई इतना समझ नहीं आएगा।
वैल्यू ऑफ एम। फर्स्ट, एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हम ये बात कर रहे हैं। ओके, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, राइट। एम, अब ध्यान से समझना, इट्स मैथ्स। एम होता क्या है? एच आई अपॉन एच। आप ये समझ लो कि एच आई अपॉन एच ओ एक फ्रैक्शन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होती है? ये मैथ्स है। फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? 1 से बड़ी कब आएगी वैल्यू? कब ऐसा होगा कि आप जब डिवाइड करो आपको 0 पॉइंट ना लगाना पड़े? हाँ, जब न्यूमरेटर बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से। समझ लो, जैसे 3/2 कितना आंसर आएगा? 1.5। इज इट ग्रेटर देन 1? यस। 4/2 कितना आएगा? 2। इज इट ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू? तो फ्रैक्शन की वैल्यू, याद रखना ये मैथ्स में, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी कब आती है? जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बहुत काम आता है बाद में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं उस टाइम पे, कि कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तब आएगी जब न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन अगर मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब एच आई ग्रेटर होगा when hi is greater than h। अब आप थोड़ा और दिमाग लगाना चाहो तो आप सोच सकते हो कि किस किस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। लेट्स सी। कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर के कितने केसेस थे? 6 केसेस थे। इसमें से इतने कितने केसेस थे जिसमें एच आई बड़ा था एच ओ से? हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला केस देखते हैं, सारे केस लिख लेते हैं। पहला केस क्या था? मैं लिख रही हूँ सारे, आप मत लिखना। पहला था ये ऑब्जेक्ट कहाँ था? इंफिनिटी पे। सेकंड केस क्या था? एट नहीं, बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड सेंटर एट सी। और फिर सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट केस क्या था? एट एफ। और फिर क्या था? बिटवीन एफ एंड। यही सारे केस थे ना। लैपटॉप ही मना कर रहा है। बिटवीन एफ एंड टी, कुछ समझ आ रहा है या ज्यादा हो गया? ठीक है। इन्फिनिटी वाले में इमेज कैसी बनी थी? छोटी बनी थी कि बड़ी बनी थी? डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड। तो क्या इसमें एम ग्रेटर देन 1 आएगा? नहीं आएगा। बियॉन्ड सी में अपने आप इमेज खोल लो, इफ यू वांट इमेज को देखो उनके ऑब्जेक्ट में भी। अभी आपको इतना लर्न नहीं, इमेज को देखते जाओ एक एक केस। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस देखो, उसमें इमेज कैसी बनी है? हाईलाइट इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है ना। तो क्या एच आई ग्रेटर देन है एच ओ से? नहीं। तो इस केस में भी एम ग्रेटर देन 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। एट सी में देखो इमेज कैसी बनी है? सेम साइज। तो क्या एम ग्रेटर देन 1 आएगा? नहीं आएगा। बिटवीन सी एंड एफ में इमेज कैसी बनी है? एनलार्ज बनी है। इसका मतलब एच आई क्या है इस केस में? एच आई क्या है? ग्रेटर देन है एच ओ से। तो एम क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। मानते हैं? एट एफ पे देखो क्या हुआ था? हाईली एनलार्ज। मतलब एच आई वॉज ग्रेटर देन एच ओ, तो एम क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा, मान दो। और बिटवीन एफ एंड टी में क्या हुआ? एनलार्ज था। तो एच आई क्या होगा? ग्रेटर देन एच ओ। तो एम क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। मतलब कि 3 केसेस में आपके पास में क्या आने वाला है? एम ग्रेटर देन 1 आने वाला है। ये आपको पहले से पता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस थे। पहला था आपका इंफिनिटी और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पहले केस में कैसी बनी थी?
तो क्या m ग्रेटर देन 1 आएगा? नहीं नहीं, आएगा। इन्फिनिटी एंड पोल में डिमिनिश आएगा। नहीं, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में कभी m ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, राइट? कॉन्वेक्स में, क्योंकि इमेज हमेशा क्या है? डिमिनिश्ड है। diminished तो आपको एमसीक्यू में दे दिया जाए दैट इन कॉन्वेक्स मिरर is the m is picture greater than 1 in some cases. Is it true? false. It's never true. It's always false. लिख लो ये सारे केस में, लिख लो। आगे आप भी रॉन्ग लगा लो और जैसे लिखा है वैसे लिख लो, याद रहेगा आपको। राइट एवरीथिंग, अदरवाइज यू विल फॉरगेट आफ्टर 2 days। और ये आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको रटने बैठ जाओ कि ऐसा ऐसे होता था, है ना? कंसेप्ट लगाओ, जितनी बार भी लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप लर्न हो गया, बात अलग है। सेकंड केस क्या हो सकता है? क्या पता है m 1 के इक्वल आ जाए। अब m क्या होता है? HI/HO। तो मुझे ये बताओ, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कब आ सकती है? जब दोनों नंबर सेम, जब दोनों नंबर इक्वल। 2/2 कितना होता है? 1। 4/4 1। 3/3 1। तो m 1 कब आएगा? जब दो when HI=HO। तो कॉनकेव मिरर में आप मुझे बताओ, कब ऐसा होता है कि HI/HO के इक्वल होता है, सेम साइज ऑब्जेक्ट मिलते हैं एट सेंटर ऑफ at center of कर्वेचर। curvature एट सेंटर ऑफ कर्वेचर plus HI क्या होता है? HO के इक्वल होता है, तो m कितना आएगा? 1 आएगा। तो कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक केस ऐसा है जब आपको m क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में कोई केस ऐसा है जिसमें HI/HO के इक्वल आ जाए? चेक कर लो, है? दोनों केस में क्या होता है? डिमिनिश्ड आता है, तो नॉट पॉसिबल। कॉन्वेक्स मिरर में m=1 पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, m<1। अच्छा, यहाँ पे <1 जब हम बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सक्लूडेड है। तो मतलब <1 वो कौन से नंबर होते हैं जो 1 से छोटे हो और नेगेटिव ना हो? जैसे 0 और 0.5 और 0.25 0.35। क्या -0.5 की बात कर रहे हैं? नहीं, -0.5 की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव्स एक्सक्लूडेड है, पहले ही लिख दिया आपको। m= क्या होता है? HI/HO। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू <1 कब आएगी? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 1/2 कितना आएगा? हाफ कितना होता है? 0.5 होता है। क्यों आया ऐसे? पॉइंट में आंसर क्यों आया? क्योंकि न्यूमरेटर क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। ऐसे ही 3/4 क्या आएगा? जीरो नहीं 0.75 0.75 क्यों आया 0 पॉइंट में? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो m की वैल्यू <1 कब आ सकती है? जो न्यूमरेटर when HI=HO। अब ये देखिए कॉनकेव मिरर के किस किस केस में पॉसिबल है। सारे केसेस फिर से लिख लेते हैं। इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, एट सी एट सी, सारे केस लिख लो। एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, और फिर बिटवीन एफ एंड पी। इन्फिनिटी पे इमेज कैसी बनी थी? इन्फिनिटी पे इमेज कैसी थी? हाईली डिमिनिश्ड। तो क्या HI <HO था। तो m क्या आएगा? m <1 आएगा, राइट? लिख लो ये HI>HO, m<1। बियॉन्ड सी में क्या हुआ था? HI<HO था, डिमिनिश्ड इमेज आई थी, तो m क्या होगा? <1। तो इन सारों पे m<1 ही है। सिर्फ 2 केसेस हैं जिसपे m<1 है। और m<1 का क्या मतलब है? 0 पॉइंट में आंसर आएगा। तो जब भी आपका आंसर 0 पॉइंट में आए, इसका मतलब क्या है? इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट से छोटी है। इसको नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके, डोंट वरी। बट आज मैं सोचू कि ये टॉपिक खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने वैल्यू ऑफ m देखा था ना।
तो वैल्यू ऑफ एम तीन ही केसेस हो सकते हैं, या तो वन से बड़ा होगा या इक्वल। अच्छा, कॉन्वेक्स केस रह गया। कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस है, एक क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और दूसरा क्या है इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड एंड पोल। पोल। दोनों केस में एच आई क्या होता है, लेस देन एच ओ, तो एम क्या होगा, लेस देन वन। इसमें भी एच आई लेस देन एच ओ, एम लेस देन वन। ठीक है, इतना बता दिया। अब लास्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ एम। एम का साइन क्या हो सकता है? एम पॉजिटिव हो सकता है, और एम क्या हो सकता है, नेगेटिव। दो ही साइन होते हैं मैथ्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें बस दो ही केसेस की बात करनी है, देन यू विल बी फ्री, हैव सम पेशेंस। एम क्या होता है, एच आई अपॉन एच। ठीक है, अब फिर से मैथ्स की बात करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बात सोच के देखो आप, हमेशा आपने ऐसे रखा था, राइट? और जब भी अगर आपको इसको मेजर करना होता, तो ये आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता, अब बताओ। पॉजिटिव, क्योंकि जब भी आप ऊपर मेजर करते हो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर ही रखते हो ना, तो कहना है से एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मानोगे? एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं कह रही हूँ डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया, एचओ क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो एम का साइन या फ्रैक्शन का साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे, ये मानते हो? क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एच आई पॉजिटिव है तो एम क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एच आई नेगेटिव है तो एम क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो एम कब पॉजिटिव होगा, when व्हेन HI is positive। व्हेन एच आई इज पॉजिटिव। क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है बताओ, कि एच आई पॉजिटिव होता कब है, कब ऐसा होता है कि आप इमेज को ऊपर की तरफ वो करोगे, मेजर करोगे, कौन की कब होता है ऐसा? हर टाइम। ऐसा कब होता है कि आप जो इमेज है उसको ऊपर की तरफ मेजर करोगे? ऐसा कब होता है कि इमेज ऊपर बनती है? हम्म, वो तो हमेशा नीचे बनती है। वर्चुअल है इलेक्ट्रो। तो एच आई पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जितने भी केसेस में आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, आपका एच आई क्या होगा, पॉजिटिव। एच आई पॉजिटिव तो एम क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप ये खुद सोच लेना कि कितने केसेस थे जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। दो ही दो ही है, एक कॉनकेव मिरर में एक केस है और एक कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसे दो केस है जिसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तभी एम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब मैक्सिमम टाइम पे आपको एम कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। सेकंड केस है एम नेगेटिव। एम होता क्या है, एच आई अपॉन एच ओ। इतनी बार लिख लिया आप तो याद हो गया चाहिए आपको, कि एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। इसमें भी वही है, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो कन्वेंशन ने, अरे एचओ ही पॉजिटिव है हमेशा, ये तो कन्वेंशन ने माना था कि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे और हमेशा ऊपर रखेंगे, उनने ऑब्जेक्ट को नीचे रखने ही नहीं दिया था हमें।
तो एम नेगेटिव कब होगा? व्हेन एच आई इज नेगेटिव। व्हेन एच आई इज नेगेटिव। और बताओ एच आई नेगेटिव कब होगा? जब रियल अनवांटेड इमेजेस। और रियल एंड इन्वर्टेड के बहुत केसेस हैं। कॉनकेव मिरर में 5 केस हैं जिसमें इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। उस हर केस में एम क्या आएगा आपका? नेगेटिव। समझ रहे हो? चलो बाकी बात में डन। इसको रिवाइज कर लेना। बट आई नो कि बहुत ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में ये साइन वाला जो है वो डेफिनेटली आई एक्सप्लेन अगेन। लेकिन आप भी अपना रिवीजन करके रखना सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट्स टेक अ